पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन सब के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है और इसमें हम पृथ्वी के अंदर के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अब बाहर इतनी सारी चीज़ें हैं, पहाड़, पठार, नदियाँ, जिसकी वजह से हमारा देश इतना खूबसूरत है, जो पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो अब हम आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आपको जो भी चीज़ें दिखती है, पहाड़, पठार, नदियाँ, इन सब का संबंध कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर वाले भाग से ही होता है, क्योंकि अंदर से ही निकल के ये बाहर आते हैं। तो हमें आंतरिक भाग को पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हमने स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बारे में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट समझा था। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ये सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है और अपना एक चक्कर पूरा करने में पूरे 1 साल का समय लगाती है। और अपने ही अक्ष पे अगर घूर्णन की बात करें तो वो 24 घंटे में घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है। पृथ्वी के अंदर एवं बाहर हमेशा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 लेयर पाई जाती है। जैसे आपने नारियल को देखा होगा, नारियल के 3 लेयर होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही नारियल का जो ऊपर छिलका होता है उसको हटाने के बाद जो 3 लेयर बचते हैं, जिसको सबसे ऊपर एक पतली सी परत होती है और बीच में उससे ज़्यादा मोटी परत होती है और सबसे अंदर उसमें पानी भरा होता है। ठीक ऐसे ही हमारे पृथ्वी के 3 सतह हैं। पहली परत है परपटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। क्रोड वैसा ही लिक्विड वाला होता है, क्योंकि नीचे वहाँ पे केंद्र में इसका तापमान इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे पदार्थ लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर एक 100 केंद्रीय परत बनी हुई है। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को हम प्रपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय में यह 35 किलोमीटर, जहाँ पे महाद्वीप होते हैं वहाँ पे इसकी गहराई 35 किलोमीटर होती है, लेकिन समुद्री सतह पे केवल 5 किलोमीटर तक ही होती है। महाद्वीप का जो स्थल होता है वहाँ पे वो सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको सी और एल, सी मतलब सिलिका, SI, और एल्युमिनियम मतलब AL, इसको हम सियाल भी कहते हैं। वहीं हम अगर महासागर प्रपटी की बात करें तो महासागर प्रपटी सिलिका और मैग्नीशियम के बने होते हैं। सिलिका यानी कि SI, मैग्नीशियम यानी कि Mg, इसको हम सीमा भी कहते हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि जहाँ पे महाद्वीप है वहाँ पे परत कितनी ज़्यादा है। ये देखो, ये प्रॉपर्टी वाला भाग है। ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में अगर इसकी आप चौड़ाई देखोगे तो कितनी ज़्यादा है, महाद्वीप में यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ये वाला 35 किलोमीटर का होता है। लेकिन जहाँ पे आप महासागरीय प्रॉपर्टी देखोगे, यहाँ है, ये है महासागर। और महासागरीय प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये बस इतना ही है। यहाँ पे ये वाला एरिया बस यही 5 किलोमीटर तक का ही परत होता है। प्रॉपर्टी को हमने देखा, ये यहाँ वाला जो बिल्कुल पतला सा एरिया है, ये प्रॉपर्टी आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ 1% होते हैं। प्रॉपर्टी सिर्फ 1% होते हैं। और उसके बाद जो मेंटल होता है, ये मेंटल होता है 84%। और बाकी जो 15% हुए वो ये क्रोड होता है। हमने अभी पढ़ा कि ये जो महाद्वीपीय जो स्थल होते हैं उसी के अंदर खनिज पाए जाते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। तो आप विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक ही है। और तेल की खोज में जो इंजीनियर हैं वो 6 किलोमीटर तक गहराई कर चुके हैं। पृथ्वी के अगर आपको केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं, आप यहाँ प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं और आप अगर चाहते हैं कि करोड़ तक आप इसकी खुदाई करें, तो आपको टोटल 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि असंभव है।
प्रॉपर्टी के बाद अब हम मेंटल की बात करते हैं। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है ना, यही है मेंटल। मेंटल की बात करें तो मेंटल 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। इसकी जो आंतरिक परत होती है वो क्रोड होती है। क्रोड भी एक आंतरिक क्रोड होती है और एक बाहरी क्रोड होती है। तो मेंटल और क्रोड के बीच यहाँ पे है कहीं बाहरी क्रोड। हमने देखा कि प्रॉपर्टी में सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, यानी कि सियाल। वहीं हमने देखा मेंटल में सीमा यानी कि सिलिका और सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। उसी तरह अगर हम क्रोड की बात करें तो क्रोड में नीफे यानी कि निकिल और लोहा पाया जाता है, इसीलिए इसे हम नीफे कहते हैं। नीफे मतलब Ni का मतलब निकेल हो गया और लोहे को हम Fe से डिनोट करते हैं। अगर हम क्रोड की बात करें तो क्रोड जो यहाँ से फैला हुआ है, ये बाहरी क्रोड, इसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर तक। और अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। त्रिज्या क्या होती है? अगर पृथ्वी को हम बीच से यहाँ से बांटें तो ये पूरी रेखा व्यास कहलाती है और इसकी आधा त्रिज्या होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या टोटल है 6371 किलोमीटर और अगर हम क्रोड की त्रिज्या की बात करें तो वो है 3500 किलोमीटर। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% जो हिस्सा है वो प्रॉपर्टी है, 84% है वो मेंटल है और 15% क्रोड है। जो 1% प्रॉपर्टी है उसमें भी उसकी जो प्रॉपर्टी है पृथ्वी की, वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ से ही किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की प्रॉपर्टी जिस चीज़ से बनी हुई है, किसी भी खनिज पदार्थ से बनी हुई है, उसी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। ये सेल अलग अलग कलर और अलग अलग आकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से अगर सेल की बात करें तो 3 प्रकार की होती है: इग्नियस, सेंटिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, अग्नेय, अपसादी और कायांतरित चट्टान। सबसे पहले हम समझते हैं हमारी पृथ्वी का क्रोड है, जिसमें द्रवित अवस्था में बहुत सारे खनिज हैं। वो अंदर के तापमान इतना ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो द्रव की अवस्था में होती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं जो वो अपने आप गति करते रहते हैं और इसी गति के कारण कभी हमारे पृथ्वी के बीच से ऐसे मैग्मा निकलता है। मैग्मा जैसे ही वो प्लेट अलग अलग होंगे, बीच से मैग्मा निकल जाएगा और ये मैग्मा निकल के ऐसे पृथ्वी पे गिर जाएगा और यहाँ से जो मैग्मा निकल के ठंडा होता है यही सेल बन जाता है और इस सेल को हम आग्नेय सेल कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ये प्राथमिक सेल होता है क्योंकि ये पृथ्वी से निकला हुआ बिल्कुल पहला सेल होता है। ये हो गया आपका आग्नेय सेल। अब आग्नेय सेल ही थोड़ा बहुत हवा, पानी, धूप, इन सब के कारण थोड़ा टूट के एक जगह पे यहाँ पे जमा हो जाती है और जमा होने के बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों पे ताप और दबाव के कारण ये अपसादी चट्टान बन जाते हैं और अपसादी चट्टान बनने में कई हजार और लाखों साल का समय लग जाता है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से जो आग्नेय चट्टान टूट के आएगा, यहाँ पे ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट के आ रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई जानवर या पेड़ नहीं होंगे? तो अपसादी चट्टान जो बनता है उसके आसपास जो भी पेड़, जानवर, उन इसमें कई सारी चीज़ों का अवशेष पाया जाता है। कई बार तापमान के कारण इस पे कुछ जानवर मर के दब जाते हैं, कुछ पेड़ गिर जाते हैं और ये सब अंदर दबे हुए होते हैं। इसीलिए आग्नेय चट्टान से ही अपसादी चट्टान का निर्माण होता है और अपसादी चट्टान इसे इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसमें अवसाद पाया जाता है, यानी कि पेड़ और जानवरों के अवसाद पाए जाते हैं। अब ये बन गया अपसादी चट्टान। अब मान लो यहाँ पे कहीं पे प्लेट में कुछ परिवर्तन हुआ और यहाँ से पृथ्वी के अंदर से फिर से मैग्मा निकल के और यहाँ पे गिर गया और यहाँ पे गिरने के कारण जितने भी आग्नेय या फिर अपसादी चट्टान थे ये वापस दब गए
और दबने के बाद जो इतने ज़्यादा जो ताप मिली इनसे, इनसे ये कायांतरित चट्टान बन जाते हैं, कायांतरित सैल बन जाते हैं। उम्मीद है आपको तीनों प्रकार के चट्टान समझ गए होंगे और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आग्नेय चट्टान से ही इन तीनों चट्टानों का निर्माण होता है। अब हम एक एक करके आग्नेय, अपसादी और कायांतरित के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से सैल तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित, यानी कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मोटामॉर्फिक। अब जो मेटा इन सब के बारे में अगर हम जानें तो इग्नियस जो शब्द है लैटिन शब्द इग्निस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अग्नि। वहीं सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री लैटिन शब्द के सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्थिर। स्थिर मतलब एक जगह रुका हुआ। और जो मेटामॉर्फिक होता है ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है रूप में परिवर्तन। मतलब किसी भी चीज़ के अगर रूप में परिवर्तन हो गया हो, इसको हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है रूप परिवर्तन। अब हम एक एक करके आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और ये रूपांतरित चट्टान के बारे में जानेंगे। आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतःभेदी और दूसरी होती है बहिर्भेदी। जब पृथ्वी से ज्वालामुखी फूटता है और मैग्मा निकलता है तो कुछ तो मैग्मा यहाँ पे आके गिरती है, लेकिन कुछ मैग्मा ऐसी होती है जो नीचे ही यहीं कहीं पे गिर के जमा हो जाती है और अंदर ही अंदर यह ठंडा होके ठोस रूप ले लेती है। तो जो अंदर ही अंदर ठंडा हो गया मैग्मा, इसे हम अंतर्भेदी सेल कहते हैं, और जो बाहर आके ठंडा हुआ गिर के, उसे हम बहिर्भेदी सेल कहते हैं। बिल्कुल आग की तरह जो दिखने वाला लाल द्रवित मैग्मा होता है उसे हम लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो बहुत ही तेजी से ठंडा हो जाता है और प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल को हम बहिर्भेदी या आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना में बहुत महीन दाने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। हमारे दक्कन के पठार के बारे में आपने सुना होगा, यह बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। आपने जितने भी पहाड़ देखे हैं हमारे पृथ्वी पे, वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ वो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा और ज्वालामुखी के फूटने की वजह से ही पृथ्वी से मैग्मा बाहर आया होगा और वही मैग्मा ठंडा होके पहाड़ का रूप ले लेते हैं। अब हम बहिर्भेदी सेल के बाद अंतःभेदी सेल की बात करते हैं। वैसे सेल जो अंदर ही अंदर मैग्मा वो ठंडा हो गया हो, तो ऐसे अगर बात करें तो इस प्रकार के जो बने हुए सेल होते हैं ये ठोस होते हैं बहुत, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का रूप ले लेते हैं। आपने ग्रेनाइट को देखा होगा, उसमें ना बड़े बड़े दाने से चमकते रहते हैं, जिसका यूज़ हम किचन में आजकल लगाने के लिए करते हैं, जो ब्लैक और ग्रीन कलर का होता है। तेज़ी से ठंडा होने के कारण बाहर वाले जो मैग्मा होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं कंपेयर टू जो अंदर मैग्मा बना है, क्योंकि अंदर जो मैग्मा बना है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से ही वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। आपने ग्रेनाइट देखा होगा, ग्रेनाइट बहुत कठोर होता है। हम लई, मसाले या दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। जीवाश्म के बारे में हमने जाना कि सैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को ही हम जीवाश्म कहते हैं, जो कि अपसादी चट्टान में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में जो सेल होते हैं वो लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इन्हीं छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। और ये अवसाद हवा, जल इन सब के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल परत बनाते हैं और इसी प्रकार के सेल को हम अपसादी सेल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो बलुआ पत्थर होता है वो रेत के दाने से ही बना होता है और वो अपसादी सेल का ही एग्जाम्पल है। इन सेलों में पौधे और जानवरों के और सूक्ष्म जीवाणुओं के भी जो कभी इन सेल पे रहे हुए होते हैं, इनके जीवाश्म पाए जाते हैं।
और आग्नेय और अपसादी चट्टान के ताप दाब और उच्च ताप और दाब के कारण ही कायांतरित सेल का परिवर्तन होता है। ये हमने अभी समझा था कि सबसे पहले पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है वो अपसादी चट्टान होता है। उसके टुकड़े गिर के अगर एक जगह जमा हो जाते हैं तो वो अपसादी चट्टान हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई दूसरा मैग्मा गिर के अपसादी या फिर आग्नेय चट्टान पे गिर गया हो तो उच्च ताप और दाब के कारण ही वही चट्टान कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर चीनी मिट्टी होता है, जो चीनी मिट्टी का स्लेट होता है और चूना पत्थर होता है, इस यही चट्टान संगमरमर में परिवर्तन हो जाते हैं उच्च ताप और दाब के कारण। इसलिए संगमरमर हमारे रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन सेलों को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए किस काम के हैं। तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। हम सेल का यूज सड़क बनाने में, आपने देखा होगा जो गिट्टी होती है जिससे हम घर बनाते हैं या सड़क बनाते हैं, ये सभी इन्हीं सेल के ही तो टुकड़े होते हैं, पहाड़ों के ही तो टुकड़े होते हैं जिनका उपयोग हम घर बनाने के लिए करते हैं। कई बार आपने बच्चों को गिट्टी खेलते हुए भी देखा होगा, वो गिट्टी तो फिर वो बच्चे के खेलने के काम में भी आ जाता है। इसी तरह सेल हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। आपने लाल किला देखा है दिल्ली में, और जो आगरा में जो ताजमहल है, ये जो लाल किला है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आपने देखा था बलुआ पत्थर अपसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। और जो संगमरमर है जो ताजमहल में लगा हुआ है सफ़ेद संगमरमर, ये रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है। अधिक ताप और दाब के कारण वो जो स्लेट होते हैं वही संगमरमर का निर्माण करते हैं। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इसी प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। जैसे कि आग्नेय चट्टान अपसादी में परिवर्तित होता है और फिर अपसादी या आग्नेय चट्टान मिलके रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे हम सेल चक्र कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय चट्टान बन जाता है, ये आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी चट्टान का सेल का निर्माण करते हैं। और ताप और दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यहाँ पे इस चैट से आप समझ सकते हैं, पहले तो इससे मैग्मा निकला, मैग्मा निकल के ठंडा होने के बाद ये अग्नेय चट्टान बन गया, अग्नेय चट्टान के टूटने के बाद ये अवसाद जमा हुए एक साथ, और ये अवसाद मिलके ही अवसादी चट्टान बन गए, और फिर अवसादी चट्टान के भी टुकड़े हो गए, वापस से ये अवसाद बन जाते हैं। उसके बाद यही अवसादी चट्टान या अग्नेय चट्टान ये दोनों ही मिलके कायांतरित चट्टान बन जाते हैं। कायांतरित चट्टान फिर से ज़्यादा ताप और दाब के कारण वापस से मैग्मा बन जाता है। अपसादी चट्टान भी ताप और दाब के कारण मैग्मा बन जाता है। तो ये चक्र इसी तरह चलता रहता है। ये जो सेल होते हैं अग्नेय, अपसादी और रूपांतरित, ये अलग अलग तरह के खनिजों से बने हुए होते हैं। ये खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म या निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग में औषधीय उर्वरक बनाने में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है मैं आपको इस चैप्टर को समझाने में सफल हुई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट में बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच।